हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर देंगे जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके अंदर आपका बचा था बेटा एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड आपका सीड क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, देन आपका फाइनल ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिर आगे मूव कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा पढ़ा था आपका कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है ये हमने पढ़ा था। तो एम्ब्रियो की हमने देखी थी स्टेजेस। आपकी जो एम्ब्रियो होता है बेटा वो आपकी 5 स्टेज से फॉर्म होता है, ये हमने स्ट्रक्चर में देखा था, है ना। जब आपका बेटा सबसे पहले जाइगोट बनता है तो जाइगोट को क्या बोलते हैं हम, प्रो एम्ब्रियोनिकल फॉर्मेशन। कि क्या बना है आपका, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जाइगोट और डिवीजन करेगा तो वो आपका ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट कर जाएगा। देन ग्लोबुलर के बाद वो आपका हार्ट शेप में बढ़ेगा, फिर आपका फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैच्योर एम्ब्रियो जब फॉर्म हो जाता है तो ये आपका फाइनली क्या फॉर्म हो गया, सीड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो मतलब यहाँ पर आपने पढ़ना है डाइकोट सीड के बारे में। ठीक है, तो कल मैंने आपको इससे पहले बताया था मोनोकॉट एंड डाइकोट क्या होता है, अब्दुल बताया था। मोनोकॉट एंड डाइकोट के बारे में मैंने बताया था कुछ, मोनोकॉट एंड डाइकोट। ये बेटा सीड की बात होती है। ठीक है, अगर आपके सीड में सिंगल कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोकॉट बोल देंगे। और अगर आपके सीड के अंदर डबल कोटिलेडॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, आपका डाइकोट बोल देंगे। ठीक है, डबल कोटिलेडॉन का एग्जांपल दोगे कोई, जैसे आपका ग्राम चना हो गया, ठीक है, आपका राजमा हो गया। ठीक है, आपने देखा है ना, वो आपकी इस तरीके से होता है आपका राजमा कुछ। ठीक है, तो आप राजमा को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो कोई भी सीड जो आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाती है तो उस वाली सीड्स को हम बोलते हैं बेटा डाइकोट सीड्स। ठीक है, जो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है इक्वली उसे आप क्या बोल दोगे, मोनोकॉट सीड, जिसके अंदर सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके राइस। ठीक है, और जितनी भी बेटा आपकी पल्सेस होती है ना मोस्टली वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी डाइकोट ही होती है। ठीक है, जितनी भी मोस्टली आपकी पल्सेस होती है ना वो आपकी डाइकोट ही होती है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर में आपकी बुक में सिर्फ हमें डाइकोट का स्ट्रक्चर देखना है, मोनोकॉट का इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम सिंपल डाइकोट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन फिर आगे मूव करेंगे। चलो देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा, जो अब आपका फाइनली आपका जो डाइकोट बन जाता है, मतलब एम्ब्रियो सीड बन जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें आपको 2 कोटिलेडॉन दिख रहे हैं, तो ये कौन सा सीड हो गया, आपका डाइकोट सीड हो गया। और इसमें आपका सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन दिख रहा है, तो ये आपका मोनोकॉट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, जब हमने इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा था तो आपको बेटा ये ऊपर वाला पार्ट क्या दिख रहा है, प्लम्यूल दिख रहा है। मैंने आपको 2 टर्म बताई थी। अगर हम प्लम्यूल की बात करते हैं इन सीड के अंदर तो वो प्लम्यूल क्या फॉर्म करेगा आपका बेटा, स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अगर हम रूट की बात करें, सॉरी रेडिकल की बात करें, ठीक है, तो रेडिकल का मतलब क्या होगा, आपका रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ऐसे याद करो। और प्लम्यूल बचा तो उसे स्टेम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर वाला पार्ट जो होगा बेटा, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, आपका प्लम्यूल हो रहा है। देन इसके अंदर आपको 2 कोटिलेडॉन दिख रहे हैं ये बीच में, और ये जो बेटा आपका नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, आपका रेडिकल है। रेडिकल के साथ आपका एक छोटा सा क्या लगा हुआ है बेटा, रूट कैप लगा हुआ है, जो कि आपके रूट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो बात क्या आती है, जब हम आपके रूट एंड रेडिकल के प्लम्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब लोगों ने नाम सुना है, जर्मिनेशन का नाम सुना है तुम लोगों ने। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, अभी ये आगे चैप्टर में भी आने वाला है इसमें। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, जर्मिनेशन का क्या मतलब होगा। देखो आप कभी भी किसी भी सीड को कहां पर शो करते हो बेटा, सॉइल के नीचे शो करते हो ना, सॉइल के अंदर करते हो। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या आपका सॉइल का सरफेस एरिया है। सॉइल के सरफेस एरिया के नीचे आपने क्या कर दिया, सीड को क्या कर दिया, शो कर दिया।
ठीक है, आपने क्या करा, सीड को शो कर दिया। सीड में बेटा इन्वायरमेंट से इसने क्या करी, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन को, फैक्टर को क्या करा, शो करा, मतलब उससे सारी की सारी चीजें ले से इसको जिस इन्वायरमेंट कंडीशन में इसको डेवलपमेंट होना होगा वो सारी इसको अवेलेबल मिल रही होगी। तो ये क्या करेगा बेटा, ऊपर से अपने आप को जनरेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब जो इसकी सीड है बेटा वो अपनी सीड कोड को ब्रेक डाउन करेगा और वहां से आपका जर्मिनेशन स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आपका स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डिपेंड क्या करता है बेटा, ये आपकी सीड है ना, जरूरी थोड़ा है कि सीड में आपका ऊपर वाला पार्ट ही लिखे, पहले स्टेम रूट भी तो निकल सकती है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हम चीज पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर अगर हम आपका डाइकोट स्ट्रक्चर देखिए बेटा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले दो कोटिलिडॉन प्रेजेंट होंगे जो कि आपके एम्ब्रियोनिकल एक्सिस से उसको डिवाइड करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, सेकंड क्या आता है बेटा, आपका जो डाइकोट स्ट्रक्चर होगा उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगा आपका एपिकोटाइल और दूसरा होगा आपका हाइपोकोटाइल। एपी वर्ड का मैंने तुम्हें इससे पहले भी मतलब बताया था पॉलिनेशन में। एपी वर्ड का मतलब क्या होता है आपका बेटा, अपर के डायरेक्शन में, और हाइपर का मतलब क्या होता है, लोअर। ठीक है, तो आपका एपी का मतलब क्या होगा बेटा, जब आपके कोटिलिडॉन में जो आपकी सीड होगी अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में सबसे पहले ग्रो कर रहा है, ठीक है, आप मतलब स्टेम का सबसे पहले फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो वाली कौन सी कोटाइल होगी, आपकी एपिकोटाइल कंडीशन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था ये, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपका सीड कोड बेटा सबसे पहले ऊपर के डायरेक्शन में शूट का फॉर्मेशन करता है तो इस कंडीशन को आप बोल दोगे एपिकोटाइल। ठीक है, और अगर आपके सीड में से सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसे आप बोल दोगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन में जाएगा उसे हाइपोकोटाइल बोलोगे, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा उसे क्या बोल दोगे, एपिकोटाइल बोल दोगे इन सीड की कंडीशन में। ठीक है, तो यही चीज आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, देखो यहाँ पर, इन एपिकोटाइल पोर्शन अबव द कोटिलिडॉन, अगर कोटिलिडॉन के अबव पोर्शन में ग्रो हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, एंडिंग द प्लम्यूल स्टेम टिप, उसे क्या बोल दोगे आप, स्टेम टिप का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका प्लम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्टेम का मतलब आप स्टेम को एक और नाम बोल सकते हो, शूट बोलते हो उसे। ठीक है, एपिकोटाइल मतलब आपकी अपर वाली ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेम का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे एपिकोटाइल। ठीक है, और अगर आपके सीड में से सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट टिप फॉर्म होगी तो उसे आप क्या बोल दोगे, हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब बिलो द सरफेस एरिया। ठीक है, आपका नीचे के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कोई पार्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, पोर्शन बिलो द कोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन सीड के नीचे से अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे आप क्या बोल दोगे, हाइपोकोटाइल बोल दोगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग द रेडिकल जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, आपका रूट टिप को फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है बात। ठीक है, देन द रूट टिप व्हिच इज कवर्ड बाय अ रूट कैप फॉर द प्रोटेक्शन। अब आपकी जो रूट होती है बेटा उसको क्या चाहिए, एक प्रोटेक्शन के लिए कवर अप चाहिए होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, आपका रूट कैप बोल देते हैं। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। क्लियर यहाँ तक। अब ये एपी एंड हाइपोकोटाइल बेटा हमने किस कंडीशन में पढ़ी, आपकी डाइकॉट की कंडीशन में पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोनोकॉट में कंडीशन यही रहेगी सेम कि आपका पहले अपर डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है या लोअर डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, बट आपके मोनोकॉट में वो नाम हम चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बस। तो आपको मोनोकॉट में सिर्फ इन्हीं कंडीशन का नाम चेंज करते हुए पढ़ना है। देखो यहाँ पर मैंने देखा आपको स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो लाइन लिखी हुई है तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको देखो ये आपका किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको मोनोकॉट सीड का। अब मोनोकॉट सीड में आपको दो कोटिलिडॉन दिख रही है, नहीं ना, एक ही दिख रही है सिंगल, ये ऊपर वाली पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसे आप क्या बोल दोगे, मोनोकॉट। ये किसका सीड है बेटा, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट क्या फॉर्म कर रहा है, आपका रेडिकल है जो कि आपके रूट को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये अलग कौन सा पार्ट है, आपका प्लम्यूल है जो कि आपके शूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके रूट के नीचे आपका एक कवर अप स्ट्रक्चर दिख रहा है रूट के नीचे। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देंगे, कोलियोराइजा। अगर रेडिकल सबसे पहले फॉर्म हो रही है मोनोकॉट के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कोलियोराइजा, और अगर आपके मोनोकॉट के अंदर प्लम्यूल का पहले फॉर्मेशन होगा तो हम बोल देंगे कोलियोटाइल।
क्लियर यहाँ तक? बस नाम चेंज हो रहा है और कंडीशन कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ मोनोकॉट एम्ब्रियो हैज ओनली वन कोटिलेडॉन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल आता है बेटा आपकी ग्रासेस। ठीक है, जितनी भी आपकी घासें होती हैं वो क्या होती है, आपकी मोनोकॉट कहलाती है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है बेटा, द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस हैज द रेडिकल, द रूट कैप व्हिच इज द शीटेड इज कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। अगर आपकी हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल को हम इस कंडीशन में क्या बोल देंगे, कोलियोराइजा बोल देंगे। ठीक है, देन द एपिकोटाइल कंडीशन, जो हम किस में पढ़ रहे थे आपके मोनोकॉट में, एपिकोटाइल को आप मोनोकॉट की कंडीशन में क्या बोल दोगे, कोलियोप्टाइल बोल दोगे, जो कि आपका सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, प्लम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, या फिर आप बोल सकते हो शूट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर यहाँ तक? बस ये टर्म याद रखनी है आपको। ठीक है, यहाँ मैं को शॉर्ट में लिख रही हूँ आपका कोलियोराइजा, कोलियोराइजा जो कि आपके बेटा रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल दोगे इसे, रेडिकल फॉर्मेशन बोल दोगे। और यही अगर मैं मोनो डाइकॉट की बात करूं तो डाइकॉट में आप किसी को क्या बोलते हो, सॉरी हाइपोकोटाइल बोलते हो। एक सेकेंड मैं दूसरे पेज में लिख देती हूँ। कोलियोराइजा इन मोनोकॉट, मोनोकॉट सीट में इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, जो कि रेडिकल बोल दोगे आप इसे। ठीक है, और अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो इसी सीट को आप क्या बोल दोगे, एपिकोटाइल, सॉरी हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और नेक्स्ट आती है आपकी कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इन मोनोकॉट सीट। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, आपका प्लम्यूल, प्लम्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है वो। ठीक है, और प्लम्यूल का अगर मैं डाइकॉट की बात करूं, डाइकॉट में हम प्लम्यूल को क्या बोल देंगे आपका अब्दुल, एपिकोटाइल। ठीक है, बस ये टर्म याद रखनी है आपको। ठीक है, बोलिए। हो गया यहाँ तक? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अब आपने बेटा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर चुके हो, अब हम फाइनली चल रहे हैं आपके सीट के अंदर। सीट क्या होती है आपकी, देखो आपका मोनोकॉट डाइकॉट का स्ट्रक्चर मैं एक बार दिखा दी। देखो यहाँ पर आपको बीन शेप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राजमा का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दो कोटिलॉन दिख रही है, जो कि आपके बीच में ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एम्ब्रियोनिकल एक्सिस बोलते हैं। ये जो पार्ट है आपका इसे हम क्या बोल देंगे, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, जो कि आपके एम्ब्रियोनिकल एक्सिस से दो कोटिलेडॉन को डिवाइड करता है। तो ये आपकी कौन सी शीट हो गई, वो डाइकॉट शीट हो गई। और इसके अंदर आपको सिंगल शीट दिख रहा होगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, आपका मोनोकॉट शीट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो वही लेबलिंग रख रखी है यहाँ पर। देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका एंडोस्पर्म, जो आपकी आउटर मोस्ट सॉरी इनर मोस्ट लेयर होती है। और सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, आपकी एपिकोटाइल। ठीक है, जैसे हमने एंथर में पढ़ा था ना एपिडर्मिस, वैसे यहाँ पर अगर सीट की हम सबसे बाहर वाली लेयर की बात करेंगे तो उसे आप क्या बोल दोगे, एपिकोटाइल बोल दोगे, मतलब जो आपकी शूट का फॉर्मेशन कर रहा है। और आपकी हाइपोकोटाइल क्या फॉर्म करेगी, आपकी रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देन रेडिकल ये फॉर्म हो रहा है, कोलियोप्टाइल ये आपकी वही चीज आ चुकी है। ठीक है, तो बस आपको ये सिर्फ ये दो नाम याद करने हैं, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमने एपिकोटाइल को मोनोकॉट में क्या बोला था, कोलियोराइजा। ठीक है, और हाइपोकोटाइल को क्या बोला था, कोलियोप्टाइल। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है आपको। चलो, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका सीट का। ठीक है, चलो अब एक बात और बताओ मेरे को बेटा, जो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर, मैंने बताया था आपको एम्ब्रियो सैक आपका फॉर्म हो चुका है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आपके सीड का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा पार्ट करता है, फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट के अंदर आपका सीड का फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करता है, मैच्योर होने के बाद ओव्यूल करता है। कौन करेगा, ओव्यूल करेगा। ठीक है, और आपका ओवरी का क्या काम होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करना, फ्रूट का फॉर्मेशन करना। तो आपने अभी ये पढ़ना है, ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। ओव्यूल जब आपका मैच्योर हो जाएगा तो इससे आपकी क्या बन गई, सीड बन गई। ठीक है, अब सीड में हमने अभी देखा बेटा ये क्या होती है, आपकी कवरिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। तो सीड कोट जो फॉर्म हो रही थी वो किससे फॉर्म हो रही थी, आपकी इंटीग्यूमेंट से। एम्ब्रियो सैक में हमने स्ट्रक्चर देखी थी, आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी, आउटर इनर इंटीग्यूमेंट। तो वो आपकी जो सीड कोट बनेगी कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए, वो कौन से बनेगी, आपकी उससे बनेगी। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है बेटा, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फ्लावर के अंदर, वो कौन सा पार्ट है आपका,
सीड पार्ट होता है, और जो आपका फ्रूट है वो कौन सा पार्ट है आपका, रिप्रोडक्टिव ओवरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना है सीड क्या है आपका, एंड प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आफ्टर द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका, वो क्या बनता है आपका, सीड। फाइनली हमें फ्लावर से क्या चीज चाहिए होती है, आपको सीड चाहिए होती है, ताकि हम आगे जो जनरेशन में उसको यूज करते रहे बार बार। ठीक है, देन आता है आपका दे डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इनसाइड द फ्रूट। ये कहां पर पाया जाता है, आपके फ्रूट के अंदर जब फर्टिलाइज हो जाता है तब जाके आपका किसका फॉर्म होता है आपका बेटा, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल का मैच्योर होने पे आप उसे क्या बोल दोगे, सीड का फॉर्मेशन बोल दोगे। ठीक है, देन अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, हर सीड के अंदर बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोल दोगे उसे, इंटीग्यूमेंट बोलोगे, जो कि आपका क्या फॉर्म करेगा, फाइनली सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपकी सीड की प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, तो वो क्या लिखा हुआ है, अ टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिंग आउटरमोस्ट लेयर, वन और मोर कोटिलेडॉन होगा। अगर एक कोटिलेडॉन होगा तो मोनोकॉट बोल दोगे, दो होंगे तो क्या बोल दोगे आप, डाइकॉट बोल दोगे। ठीक है, देन इसका जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट का बेटा काम होता है, ये क्या काम होता है इनका, इनको स्टोर करता है। ये फूड किसको स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। मैंने आपको इससे पहले एक चीज बताई थी जब हम एंडोस्पर्म पढ़ रहे थे, एंडोस्पर्म का क्या काम होता है आपका, न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, तो बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपका मोनोकॉट सीट होगा, ठीक है, अगर आपका मोनोकॉट सीट होगा तो आफ्टर मैच्योरेशन के पास इसके पास थोड़ा बहुत क्या बचा रहता है, न्यूट्रिशन बचा रहता है, मतलब इसके पास क्या होगा आपका, एंडोस्पर्म बचा रहेगा। बट अगर मैं बात करूं डाइकॉट में, डाइकॉट क्या कर देता है, उसको सारा कंज्यूम कर देता है जब तक वो मैच्योर होता है। बट अगेन इसमें एक्सेप्शन रहता है, तो हम 100% नहीं बोल सकते हैं, किसी किसी में आपका न्यूट्रिशन बच जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है देखो, जो कि आपका मोनोकॉट के अंदर फूड को स्टोर करता है, वो कौन करेगी, आपके कोटिलेडॉन्स करते हैं, एंड द एम्ब्रियोनिकल एक्सेस से वो डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, हम एक कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसमें फॉर्म होता है, आपके एंजियोस्पर्म्स में होता है, तो हम सीड भी किसके पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स के पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एटलीस्ट सीड किसमें फॉर्म होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, और किसी भी क्लासिफिकेशन में आपका सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो सीड आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये आपकी फाइनल सीड की डेफिनेशन बन जाएगी। सीड क्या होता है आपका, फर्टिलाइज्ड फाइनल पार्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपका फाइनली क्या बन रहा है बेटा, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर आपका जाके सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन दे डेवलप इनसाइड द फ्रूट एंड कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट। ये वही चीज रिपीट हो रही है क्या, ठीक है, एंड द एम्ब्रियोनिकल एक्सेस कोटिलेडॉन्स आर द थिक एंड द swallow ड्यू टू द स्टोर फूड रिजर्व एंड सीन इन द लेग्यूम्स। अच्छा, तुमने दाल की कभी वो देखी है, दाल के बीज देखे, जैसे राजमा हो गया, चना हो गया, तो जब आप बेटा उसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें तुम्हें कुछ शेप दिखती है एंडोस्पर्म की, वो बिल्कुल बीच में से खाली रहता है ना, सिर्फ आपके कोटिलेडॉन्स फुल रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी सीड होगी, आपकी डाइकॉट सीड हो गई। तो डाइकॉट सीड के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, आपका स्वेलो पार्ट है, वो पूरा फुला हुआ पार्ट है, तो वो जो फुला हुआ पार्ट होता है बेटा, उसी के अंदर उसका न्यूट्रिशन फिल रहता है। ठीक है, उसको अलग से एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो क्या करता है, अपनी कोटिलेडॉन के अंदर ही क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, समझ में आ रही है बात, चलो तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपकी बेटा जो सीड होती है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देंगे, वही अगेन जो आपका न्यूट्रिशन बचा के रखेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, आपका एंडोस्पर्मिक सीड बोल दोगे, और जो आपका न्यूट्रिशन फाइनली डायरेक्टली कंज्यूम कर देता है मैच्योरेशन से पहले, तो उसे आप क्या बोल दोगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल दोगे। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात। ठीक है, हमने क्या बोला बेटा, हमने एंडोस्पर्म में पढ़ा था, आपका जो न्यूट्रिशन क्या करता है, कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन बचा के रखता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी आपके मोनोकॉट सीड्स होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ के वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन बचा के रखते हैं आफ्टर मैच्योरेशन के बाद भी। तो अपना जो बेटा सीड बचा के रखेगा, देखो मैं यहाँ लिखी देती हूँ। ठीक है, अगर मैं मोनोकॉट सीड की बात करूं, ठीक है, मोनोकॉट सीड की, तो मोनोकॉट सीड क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म को क्या करता है, आपका रिजर्व करता है आफ्टर मैच्योरेशन के बाद। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन के बाद, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड बोल दोगे। इसे क्या बोल दोगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोल दोगे, या फिर एक और नाम होता है इसका एल्बुमिनस सीड। ठीक है, और क्या होता है इसका, एल्बुमिनस सीड होता है। ठीक है, देन सेकंड आता है बेटा आपका डाइकॉट सीड।
डाइकॉट सीट क्या होती है आपकी, जो आपके एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर मैच्योरेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोल दोगे इसे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसे आप बोल सकते हो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। अब अगेन बेटा, इससे हम 100% ये नहीं बोल सकते कि आपका 100% सब सीड में ऐसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शन आपका रहता ही रहता है। जैसे आपका जो कैस्टर, आपने कैस्टर का नाम सुना है, कैस्टर सीड सुना है, कैस्टर का नाम। कैस्टर क्या होता है आपका बेटा, अरंडी का बीज होता है। आपने कैस्टर ऑयल का नाम सुना है, ठीक है, वैसे ही आपका एक कैस्टर का सीड होता है बेटा। ये कैस्टर है कैसा आपका, ये होता आपका डाइकॉट है। कैसा होता है ये, डाइकॉट सीड होता है, बट इसके पास कभी भी क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आ गया ना यहाँ पर। तो अगेन आप ये नहीं बोल सकते कि 100% आपकी सारी सीड क्या होगी, आपकी ये कंडीशन शो करेगी। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था। एक एक करके हम रीड कर लेते हैं। अब हो गया यहाँ तक, चलो देखो सबसे पहली सीड क्या आती है बेटा आपकी, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को और आप क्या बोल सकते हो, आप नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हो, जिसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, आपका एंडोस्पर्म बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एट द फुल्ली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के टाइम पर वो सारा का सारा आपका एंडोस्पर्म कंज्यूम कर देता है, तो उस सीड को हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर आप बोल सकते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जो कि आपके मोस्टली डाइकॉट के अंदर कंडीशन पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा आपका, पी मटर आपकी डाइकॉट होती है, इसके अंदर आपका क्या होगा बेटा, कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राउंडनट हो गया आपका, ठीक है, और आपकी व्हीट हो गई। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसमें पाई जाएगी, आपकी डाइकॉट में पाई जाती है। देन आती है आपकी एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड को आप क्या बोल सकते हो, एंडोस्पर्मिक सीड बोल सकते हो, जिसके अंदर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो रिटेन पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म जिसके पास बचा रहेगा आफ्टर द मैच्योरेशन के बाद आप बोल दोगे एल्ब्यूमिनस सीड। ये आपके मोस्टली मोनोकॉट में पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, व्हीट, इसमें रिमूव कर दो, व्हीट नहीं होगा। ठीक है, व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। देखो यहाँ पर कैस्टर आ गया आपका अगेन। ठीक है, कैस्टर आपका बेसिकली होता है क्या, डाइकॉट होता है, बट ये किसके अंदर आ रखा है, आपका एंडोस्पर्मिक के अंदर आ रखा है, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो दो तरीके के आपको समझ में आ गए। एक बेटा लास्ट और आता है आपका पेरिस्पर्मिक सीड। अब ये पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है समझो। जब हम बेटा एम्ब्रियो एक्सेस पढ़ रहे थे, ठीक है, एम्ब्रियोनिकल एक्सेस, ओवरी, तो मैंने आपसे बोला था जब ये आपकी सेल्स फॉर्म करता है, तो ये कौन से वाले सेल बताए थे मैंने आपको, जो आपकी बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, तो कौन से वाले सेल थे आपके, पैरेनकाइमेटस सेल थे। कौन से सेल थे ये, पैरेनकाइमेटस सेल। अब जब पैरेनकाइमेटस सेल्स मैच्योर हो जाते हैं डिवीजन करने के बाद, तो इसी को हमने क्या बोल दिया था, आपका न्यू सेलस बोल दिया था। क्या बोल दिया था, न्यू सेलस बोल दिया था। तो एक कंडीशन बेटा ऐसी आती है, जब आपका सीड क्या करेगा बेटा, आपकी ये वाली लेयर आपके सीड के अंदर जब प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ये आपकी क्या कर रही है, मैच्योरेशन के बाद भी अगर ये वाली न्यू सेलस सीड्स आपके सीड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो उस सीड को आप क्या बोल दोगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोल दोगे। ठीक है, क्लियर है तक। उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोल दोगे। तो आपका थर्ड टाइप ऑफ सीड ये हो चुका है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन सम सीड्स लाइक द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर क्या होता है आपका, काली मिर्च। ठीक है, और आपका बीट रूट, ठीक है, इनके अंदर क्या रह जाता है बेटा, आपका न्यू सेलस रह जाता है, बच जाता है आफ्टर मैच्योरेशन के बाद। सीड डेवलपमेंट की बात है, उस सीड को हम क्या बोलते हैं, आपका पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके क्या याद करने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपसे दे सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कौन से टाइप की सीड में आएगा, तो आप क्या बोल दोगे, पेरिस्पर्मिक या फिर उसमें से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आता है आपका बेटा सीड कोड एंड जर्मिनेशन। ये चीज मैं आपको जो बता चुकी हूँ। सीड कोड जो आपकी फॉर्म होती है वो किससे फॉर्म होती है, आपकी इंटीग्यूमेंट से। ठीक है, इंटीग्यूमेंट हार्टेड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोड, जो कि आपकी किसमें पाई गई थी, एम्ब्रियो सैक की आपकी आउटरमोस्ट लेयर थी। ठीक है, देन द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर्स फॉर द एंटायर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। अच्छा, तुमने चना देखा है ना घर में, ग्राम देखा है,
देखा है ग्राम? तुमने कभी बिना उसे मतलब पानी में सोक करे आपने देखा होगा कभी यहाँ पर एक छोटा सा आपका पॉइंटेड जैसा दाना रहता है, ठीक है? वो दाना क्या होता है बेटा? इसे हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसे? हाइलम बोलते हैं। अब इस हाइलम का क्या काम होता है? जब आप किसी भी पल्सेस को वाटर में सोक करके रखते हो तो वाटर में सोक करने के बाद वो स्वेलअप होता है ना, जैसे तुमने राजमा को देखा होगा या चने को देखा होगा, तो जो आपका वाटर एंटर कर रहा है उस बॉडी के अंदर वो कौन से पार्ट से कर रहा है? स्पोर से करता है, ठीक है? एक स्मॉलेस्ट स्पोर प्रेजेंट होता है जहां से आपकी ऑक्सीजन एंड वाटर की एंटर होती है सीड्स के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका जर्मिनेशन स्टेज बोलते हैं, ठीक है? और जब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कभी तुम घर में कोई भी दाल लेके आते हो, अगर उस दाल में जैसे तुम चने की बात करो, अगर ये चने आपने भिगो के रख रखे हैं कुछ दिनों के लिए, तो इसमें से आपका खुद ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है ना, ग्रीन पार्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे बेटा सूटेबल एनवायरमेंट मिल रहा है और साथ में वाटर ऑक्सीजन भी मिल रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? आपका जर्मिनेट हो चुका है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है? जर्मिनेशन वर्ड तुम्हें समझ में आ गया था? अब इसी से रिलेटेड बेटा एक टर्म और होती है तुम्हारी डोरमेंसी। क्या होती है डोरमेंसी? तुम्हें पता है? व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी पता है? जी हाँ, व्हाट इज डोरमेंसी? नहीं पता? अब्दुल पता है बेटा? देखो डोरमेंसी का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव सीड। जब आपका कोई भी सीड आपका इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट रहता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका डोरमेंसी बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, तुम्हारे घर में हम दालें लेके आते हैं, ठीक है? कितनी भी तरीके की जो दालें होती है वो क्या आपकी सारी जर्मिनेट हो रही है आपके डिब्बे के अंदर? नहीं हो रही है ना? जब तक आपके सीड को बेटा एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको सारी कंडीशन अवेलेबल नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने आप को जनरेट नहीं करता है। तो जब तक वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपका डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है? और ये डोरमेंसी अगर मैं सीड पे लगा दूं तो उसे आप क्या बोल दोगे? सीड डोरमेंसी बोल दोगे। सीड डोरमेंसी का मतलब हो जाएगा जब आपके सीड आपने क्या करिए, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक सॉइल है, सॉइल के नीचे आपका मैंने सीड को शो कर दिया, ठीक है? अब आपका जरूरी नहीं बेटा, आपने देखा है ना हर सीजन में हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स लगाते हैं, मैंने ये ऐसी सीड लगा दी जो कि आपके उस सीजन में ग्रो ही नहीं होती क्योंकि उसको उस कंडीशन में टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो ये आपका सीड उस कंडीशन में क्या नहीं होगा बेटा? अगर वो डेवलपमेंट नहीं होता है, वो जनरेट नहीं करेगा, तो ये सीड उस कंडीशन को क्या बोलोगे आप? डोरमेंट सीड बोलोगे, ठीक है? और अगर ये जनरेट हो गई तो वो क्या बोल दोगे आप? जर्मिनेशन बोलोगे, ठीक है? तो किसी भी अनअफेक्टेड कंडीशन में या फिर उसके जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई भी सीड अगर जनरेट नहीं होती है तो उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे? डोरमेंसी। बट आफ्टर सम टाइम के बाद अगर वो खुद ही जनरेट होना स्टार्ट हो जा रही है सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद, तब उसे आप क्या बोल दोगे? जर्मिनेशन बोल दोगे, ठीक है? तो डोरमेंसी आपकी ये नहीं होता है कि वो हर समय डोरमेंट रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सीड क्या हो जाएगी? आपकी जर्मिनेट हो जाएगी जब उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो आपका वन वर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज डोरमेंसी, ठीक है? चलिए देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? The micropyle remain as a small pore, ठीक है? स्मॉल पोर जो है ये किसकी बात हो रही है? आपकी हाइलम की बात हो रही है। फॉर द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, स्मॉल पोर से आपका वाटर ऑक्सीजन की जर्मिनेशन होती है जिस पोर से, ठीक है? द वाटर कंटेंट रेसिड्यू 10 to 15% एज द सीड मैच्योर शोइंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब आपका बेटा सीड मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर अगर 10 से 15% सीड क्या हो रहा है बेटा? कंटेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर आपकी क्या चल रही है? बहुत ही धीरे धीरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है? समझ में आ रही है? देन आता है एम्ब्रियो में एंटर द डोरमेंसी। देखो आगे डोरमेंसी कंडीशन या फिर जर्मिनेट कंडीशन अंडर द फेवरेबल कंडीशन मॉइस्चर ऑक्सीजन टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी अगेन बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि आपका सीड कब जर्मिनेट होगा, कब वो डोरमिनेंट होगा, ठीक है? तो ये सारी कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये था बेटा आपका सीड, ठीक है? फाइनली हमारे सीड भी कंप्लीट कर चुके हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है? सीड जो आपका फॉर्म हो रहा था वो किससे हो रहा था? आपका ओव्यूल से। अब आपने फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ना है, तो फ्रूट कौन से पार्ट से फॉर्म होता है? ओवरी से, ठीक है? किससे फॉर्म होगा? आपका ओवरी से फॉर्म होगा, ठीक है? तो आप सिंपली डेफिनेशन बोल सकते हो ऐसा फ्रूट जो कि आपके एम्ब्रियो सेक के अंदर ओवरी से फॉर्मेशन होगा, तो उस फ्रूट को आप क्या बोल सकते हो बेटा? ट्रू फ्रूट बोल दोगे। मतलब ऐसा फ्रूट जो आपका ओवरी से फॉर्म होता है तो वो आपका सच्चा फ्रूट कहलाता है, उस टाइप फ्रूट को आप क्या बोल दोगे? ट्रू फ्रूट बोल दोगे। और अगर आपका फ्रूट बेटा
ओवरी के ना फॉर्म होकर किसी और पार्ट से ग्रो होता है तो उसे आप बोल दोगे फॉल्स फ्रूट बोल दोगे। ये अभी हम मैं पार्ट्स पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, एन ओवरी मैच्योर इनटू द सीड देन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट। अगर ओव्यूल फॉर्म हो रहा है तो वो सीड बना रहा है, और अगर ओवरी का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, आपका फ्रूट का फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है। देन द ओवरी वॉल फॉर्म द पेरिकार्प। अब आपका कोई भी जो बेटा फ्रूट होता है उसमें आपने बाहर में देखा होगा उसका चिक्कर प्रेजेंट रहता है, प्रोटेक्शन वॉल रहती है। तो जैसे आपकी सीड के अंदर सीड कोट प्रेजेंट थी, बाहर प्रोटेक्शन लेयर की है, वैसे ही आपके फ्रूट के अंदर भी बाहर भी क्या प्रेजेंट होगी, एक प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल का नाम क्या है आपका, पेरिकार्प। क्लियर यहाँ तक। देन आपका जो बेटा फ्रूट होता है ना वो हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा फ्रूट जो कि आपके इनसाइड द ओवरी के अंदर फ्लेशी पार्ट प्रेजेंट होगा तो उसे आप बोल दोगे फ्लेशी फ्रूट, और जो आपका अंदर से ड्राई प्रेजेंट होगा उसे आप बोल दोगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आपका फ्लेशी फ्रूट, जैसे आपने गुआवा देखा होगा, ठीक है, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, अंदर से आपको जेल या फ्लेशी पार्ट दिखता है तो इसे आप बोल दोगे फ्लेशी फ्रूट्स। और जो आपके अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेंगे उसे आप बोल दोगे ड्राई फ्रूट, जैसे कि आपके ग्राउंडनट हो गए, मस्टर्ड हो गए, ठीक है, आपके आलमंड्स हो गए, सारे क्या होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। देन आता है बेटा आपके सम फ्रूट्स, अगेन क्या करते हैं आपका, हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं जहां से उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आपका सीड का फॉर्मेशन, सॉरी फ्रूट का फॉर्मेशन, अगर आपका बेटा फ्रूट का फॉर्मेशन डायरेक्टली किसके ओवरी से हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली अगर वो फॉर्म कहां से हो रहा है, ओवरी वाले पार्ट से हो रहा है, तो इस वाले टाइप ऑफ फ्रूट को हम बोल देंगे ट्रू फ्रूट्स। क्या बोल दोगे इसे, ट्रू फ्रूट्स बोल दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्रूट फ्लावर का वो कौन सा आपका ओवरी है, तो अगर ओवरी से आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो इसे आप बोल दोगे ट्रू फ्रूट। बट अगर आपके ओवरी से ना फॉर्म होगी किसी और पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो टाइप आप कहलाता है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो आपके तीन तरीके के फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका ट्रू फ्रूट्स, डेवलपमेंट ओनली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, जो सिर्फ आपकी ओवरी से फॉर्म होता है उसे हम बोल देंगे ट्रू फ्रूट। जैसे कि आपके मैंगो हो गया, मैंगो आपका क्या है, ओवरी का पार्ट है, उसके अंदर आपकी एक सीड प्रेजेंट है तो वो क्या है आपकी ओव्यूल है, ठीक है, तो वो आपका कैसा फ्रूट है, आपका ट्रू फ्रूट है, ठीक है। ऐसे ही आपकी मैं बात करूं फर्स्ट फ्रूट की, तो फर्स्ट फ्रूट आपकी क्या होंगे बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है, एप्पल के बाहर आपको आप एप्पल डायरेक्टली ऐसे कंज्यूम करते हो ना, उसके अंदर आपको स्मॉल स्मॉल कभी कभी बीज दिखते हैं। तो जो बेटा आपका एप्पल वाला पार्ट होता है, जो एप्पल ग्रो होता है आपका, ना ये ओवरी से ओव्यूल से फॉर्म नहीं होता है, ओवरी से फॉर्म नहीं होता है, ये कहां से फॉर्म होता है, आपका थैलेमस से फॉर्म होता है। थैलेमस हमने क्या पढ़ा था, फ्लावर का नीचे वाला पार्ट था ये वाला पार्ट, तो जो आपके फ्रूट यहाँ से फॉर्म होगा या किसी और पार्ट से फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं आपका फॉल्स फ्रूट। तो डेवलपमेंट विद द हेड ऑफ द फ्लोरल पार्ट, जो कि आपके अदर पार्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट से डेवलपमेंट होता है उसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अगेन एग्जांपल याद करने आपको, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड द कैश्यू। कैश्यू क्या होता है आपका, काजू। तो ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। देखो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, देखो ये आपका एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल के अंदर बेटा ये जो आपकी बीज है ये क्या है, आपके सीड है, तो ये सीड वाले पार्ट को आप क्या बोल दोगे, ओव्यूल बोल दोगे, ठीक है। देन ये जो बेटा बीच वाला पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रूट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, ओवरी बोलते हो। तो आपका जो आप ओवरी वाले खाने वाले पर ये वाले पार्ट को तो आप रिमूव कर देते हो ना, तो बेसिकली आप एप्पल का ओवरी वाला पार्ट तो खा ही नहीं रहे हो, ये वाला पार्ट खा रहे हो। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका, ये कौन सा होता है, आपका थैलेमस होता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये देखो आपके आउटरमोस्ट कवरिंग जो देखिए, ये अंदर वाले सीड हो गए, ये पूरा वाला जो पार्ट है ये थैलेमस है, और ये वाले जो पार्ट है आपका ये क्या है, आपका ओवरी का होता है। तो ओवरी आप खा ही नहीं रहे हो, ठीक है। वैसे अगर मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूं तो स्ट्रॉबेरी में आपका ये अंदर आपने देखा होगा बेटा बीच में लाइन प्रेजेंट होती है, वो आपका क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर आपने छोटे छोटे बीज देखे होंगे, जी सॉरी, जो आपके बीज होते हैं वो हो गया आपके क्या, ओव्यूल, और जो आपका ये वाला पार्ट है क्या हो गया आपका ओवरी, और जो आप कंप्लीटली फ्रूट कंज्यूम करते हो ये क्या हो जाता है आपका थैलेमस, ठीक है। तो ये आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स फ्रूट हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो आपके फॉल्स फ्रूट जो कि आप ओवरी को छोड़कर कोई और पार्ट से ग्रो होता है तो सब बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ये देखो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये वाला जो आपका डायग्राम है बेटा ये किसका पार्ट है, आपका अनियन का है ये, ठीक है, अनियन का पार्ट है। आप अनियन के पार्ट में देखो आपका सिंगल कोटिलियन दिख रहा है ना, तो आपका जो अनियन भी होता है वो कैसा होता है, आपका मोनोकॉट सीट होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और ये आपका मोनोकॉट का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया है। चलो यहाँ तक समझ में आया फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स में, कोई प्रॉब्लम। देन बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रूट जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अगेन इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो सुन लो यहाँ पर पहले आप,
पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस समझो, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। देखो सबसे पहले समझो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले बेटा ये जो आपके दोनों प्रोसेस है ना, इस दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो भी चीज आपकी जो फॉर्म होगी वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म हो रही है। ठीक है, कैसे फॉर्म होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, मतलब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, उसके बगैर ही आपका क्या हो रहा है, फ्रूट का या सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका पार्थिनो करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आपका, जेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, तो आपका डेफिनेशन क्या होगी, आपका formation of seed without fertilization। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका सीड का फॉर्मेशन होगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, लास्ट में टर्म भी याद रखनी है। और अगर पार्थिनोकार्पी लिखा है बेटा, कार्पी के लिए हम यूज करते हैं फ्रूट का, तो अगर आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ fruits without fertilization is called as parthenocarpy। ठीक है, तो जेनेसिस होगा तो वहां सीड की बात होगी, और कार्पी होगा तो वहां पर फ्रूट्स की बात होगी। तो डिफरेंस समझना है पार्थिनोजेनेसिस में, दोनों में हो क्या रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपको कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बट किसमें सीड का हो रहा है, किसमें फ्रूट का हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं बेटा आपके एग्जाम्पल में, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल मोस्ट फेमस होता है आपका बनाना। तुमने बनाना में कभी आज के टाइम पे कोई वो देखा है सीड, नहीं देखा है। पहले के टाइम पे जो आपकी वाइल्ड स्पीशीज होती थी, किसकी, बनाना की, तो उस टाइम पे उसके अंदर सीड कहा जाता था, वो आपके बेटा नेचुरल मेथड के थ्रू हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता था। बट आज के टाइम पे जो आपके बेटा पार्थिनोकार्पी के थ्रू जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं, उसके अंदर सीड्स नहीं पाया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आपका पार्थिनोकार्पी प्रोसेस होता है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछी होगी कि आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो हम इसमें बेटा क्या करते हैं, आपका आर्टिफिशियल हम हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं इनके अंदर। ठीक है, हम आर्टिफिशियली इनके अंदर मैच्योरेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स को इंड्यूस करवा रहे हैं, ताकि वो क्या करे, डायरेक्टली फ्रूट का या सीड का फॉर्मेशन कर दे। तो इस वजह से आपका ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ आपको डेफिनेशन अगेन पूछी जाती है, तो रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस द सीडलेस फ्रूट। ठीक है, सीडलेस फ्रूट देखा लिखा है यहाँ पर, किसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, आपका पार्थिनोकार्पी। और दूसरा टर्म मैंने क्या लिखा है आपका, पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैसे फॉर्म होता है आपका बेटा, इसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से उसमें क्या हो जाए बेटा, डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन देने के बाद डायरेक्टली क्या फॉर्म हो जाए, आपका फ्रूट या सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका पार्थिनोकार्पी। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, याद रखनी है टर्म, अगेन बार बार पूछी जाती है। चलो नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है तुम्हारा एपोमिक्सिस। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत से लोग इसके अगेंस्ट गलत भी बोलते हैं कि मैं ये गलत पढ़ा रहे हो तुम लोग। बेसिकली बेटा जो आपका एपोमिक्सिस होता है ना, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, देखो एपो वर्ड का मतलब होता है अवे फ्रॉम। ठीक है, अवे फ्रॉम, और मिक्सिंग का मतलब क्या होगा बेटा, गैमेट। ठीक है, तो अवे फ्रॉम गैमेट्स, जो सीड आपकी गैमेट से दूर भागते हैं, जो प्रोसेस आपके गैमेट से मिक्स होने के थ्रू दूर भागेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। अब इसमें ध्यान से सुनना है, जो आपका बेटा एपोमिक्सिस होता है ना, ये एपोमिक्सिस आपका होता कौन सा प्रोसेस है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बट आप ये बोलोगे कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ गया, ठीक है, ये होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये आपका मिमिक्री करता है किसकी जैसी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे। ठीक है, क्या कर रहा है ये, रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिमिक्री कर रहा है। अब देखो मिमिक्री कैसे कर रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस ही है ये, बट इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आपका सीड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं आपका एपोमिक्सिस। अब यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका कौन से मेथड में होता है, एसेक्सुअल में होता है, तो इसलिए आप इसे बोल दोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपका सीड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो सीड आपका किसमें फॉर्म होता है, आपका सेक्सुअल में होता
होता है, तो ये मिमिक्री किस कैसे कर रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कर रहा है। तो कंफ्यूजन पूछी जाती है, ठीक है। आपका जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करा था ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बताई थी, तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि मैम आप एपोमिक्सिस गलत पढ़ा रहे हो। होता क्या है, डेफिनेशन याद रखिए। देखो एपोमिक्सिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये मिमिक्री किसकी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करता है। तो याद रखिए ये टर्म, ठीक, समझ में आ रही है। मैंने आपको बता भी दिया हम किस कंडीशन में बोलते हैं। अगर एसेक्सुअल हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा है यहाँ पर, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू हो रहा है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं। और अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड आपका तो सेक्सुअल में फॉर्म होता है ना, तो इसलिए हम इसे सेक्सुअल की वजह से मिमिक्री क्यों बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, एपोमिक्सिस Apomixis is a type of asexual reproduction in the plant that involve the formation of seed without fertilization of egg is called as the is by a sperm cell। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या कर रहा है, सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कैसे मिमिक्री कर रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे मिमिक्री कर रहा है, ठीक है। देन रिजल्टिंग द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब तुम लोग को पता है, मैंने आपको बताया था, जब आपका कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम कोई भी सीड को फॉर्म करते हैं या कोई भी आपकी नई जनरेशन में फॉर्म होता है, तो आइडेंटिकल फॉर्म होता है, उसका डुप्लीकेट होता है। तो यहाँ पर भी जो हम एपोमिक्सिस के मेथड के थ्रू आपके सीड का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो आपका डिट्टो आइडेंटिकल होगा। किसका बेटा, जो पहले उसकी सीड थी उसी का डिट्टो आइडेंटिकल फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ तुम्हें, जो मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन बताया था। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन सीड को फार्मर को दूं, ठीक है, और एपोमिक्सिस सीड को फार्मर को दूं, क्या डिफरेंस होगा बताना। हाइब्रिडाइजेशन सीड बेनिफिट होगी या फिर आपकी एपोमिक्सिस सीड बेनिफिट होगी, बताओ मुझे डिफरेंस जल्दी। पहले हाइब्रिडेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कोई आपकी अलग अलग वैरायटी को ली, उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को लिया और वो आपने एक वैरायटी के डाल दिया बेटा, उस वैरायटी के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि वो क्या बन जाए, आपकी एक हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन हो जाए। तो हम क्या बोलते थे, आपका हाइब्रिडाइजेशन बोलते थे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में ना एक कंडीशन आती है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। जब कभी भी आप, जैसे सपोज करो मैंने एक फार्मर को हाइब्रिड सीड दे दी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या हूँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाली एक वर्कर हूँ, ठीक है, जो फार्मर को क्या देता है बेटा, जाकर सीड देता है कि आप इसका टेस्ट करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उनको हाइब्रिड सीड दी, ठीक है, उस सीजन को ग्रो करवाने के लिए। अब उस सीजन में उन्होंने क्या कर दिया बेटा, उसको ग्रो कर दिया, ठीक है। उस सीजन में उसको ग्रो करने के बाद बेटा उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ, क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो देखो आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब कभी भी फार्मर कोई भी प्रोडक्शन सीड लगता है तो आप क्या हर साल नई नई सीड खरीदते हो, फार्मर नई सीड नहीं खरीदता ना, जो आपकी सीड थी उसी से जो सीड निकली होंगी दोबारा उसी को हम दोबारा से शो करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। बट हाइब्रिडाइजेशन सीड में क्या होता है बेटा, अगर हमने एक बार वो सीड हमने यूज कर ली, ठीक है, उसके बाद जब आपके नेक्स्ट जनरेशन में हम उस सीड को ग्रो करवाते हैं या फिर उस सीड को शो करते हैं, तो वो सीड क्या करता है बेटा, अपनी वायबिलिटी को शो, कैरेक्टर को लूज कर देता है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन सीड का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन में वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा और आगे जाके अगर वो जीन को अगर आगे सीड यूज करता है तो वो अपनी वायबिलिटी को क्या कर देगा बेटा, लूज कर देता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में उसको हाइब्रिड सीड ही नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात। तो आपको फार्मर को क्या करना पड़ेगा, बार बार हाइब्रिड सीड को खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो हाइब्रिड सीड होती है बेटा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, तो फार्मर आपकी हर साल वो नहीं खरीद सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ है, एपोमिक्सिस और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस। समझ में आ रही है बात। तो आपका हाइब्रिड सीड को ना ग्रो करते हुए बेटा एक नई टेक्निक का इन्वॉल्व करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मैंने आपको भी बताया क्या होता है, आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप सीड का फॉर्मेशन कर रहे हो। कैसे, एपोमिक्सिस में है कि मतलब मिमिक्री तो कर रहा है वो, बट उसकी वजह से क्या कर रहा है, एसेक्सुअल मेथड कर रहा है। तो अब इसमें होता क्या है आपका, जब हम एसेक्सुअल मेथड का यूज करते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया क्या, एसेक्सुअल में जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी सीड आती है वो क्या करता है बेटा, उसका आइडेंटिकल रहता है, ठीक है। तो इस एपोमिक्सिस में जो भी सीड आपकी हम ग्रो करवाएंगे बेटा, तो वो अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करेगा। एपोमिक्सिस सीड क्या करता है, अपनी वायबिलिटी सीड को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करता रहता है, वो लूज नहीं करता है। तो इस कंडीशन की वजह से बेटा ये फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। फार्मर अगर इसे एक बार लेता है तो उसको बार बार वो सीड क्या करता रहेगा, वो शो करता रहेगा, वो अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी सीड ग्रो करवाई गई है, किसके लिए करवाई है, आपकी फार्मर के केसेस में मेथड का इन्वॉल्वमेंट करा गया है, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखो
देखो पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्या था। देखो, इन एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो एक्सिस डेवलप इनटू एन एम्ब्रियोनिकल विदाउट बीइंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द रिजल्टिंग द सीड कैरी द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट देयर पेरेंट। ठीक है, एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है आपका, जैसा आपका पहले पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल था वही आगे आपके दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस प्रोसेस अकर ओनली इन द नेचुरल मेथड। अब देखो अगेन बेटा, ये जो आपका एपोमिक्सिस का मेथड जो है ये आपकी हर टाइप के सीड के अंदर जीन नहीं पाई जाती है, ये तो इंपॉर्टेंट जीन होता है, तो ये आपके कुछ ही एक्सेप्शन प्लांट्स में पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लेग्यूमिनेसी सीड्स, वो सॉरी एस्टरेसी सीड्स, ठीक है, एस्टरेसी हो गई, या फिर आपकी ग्रासिएसी फैमिली। तो इन 2-3 फैमिलियों के अंदर ही आप एपोमिक्सिस कर सकते हो और ज्यादा में नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये आपका कुछ क्या हो गया बेटा, किसी किसी में आप पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, एपोमिक्सिस कैन बी डेवलप इन द वेरियस मेथड डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज। जो आपका एपोमिक्सिस मेथड होता है बेटा, ये आपका डिपेंड करता है कौन सी हम प्लांट स्पीशीज में कर रहे हैं, एक्सेप्शन है। अब देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपका, पॉली एम्ब्रियोनिन। पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉली वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मेनी। ठीक है, और एम्ब्रियोनिन का मतलब क्या होता है, मेनी एम्ब्रियो, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। तो आपके एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर अगर आपके बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारे आपके सीड या एम्ब्रियो का फॉर्म होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपका एक आपका एम्ब्रियो सेक बनाया। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक में हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो आपकी वाली लेयर थी, वाली लेयर कौन सी है आपकी, पैरेंकाइमेटस सेल, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा, न्यूसेलस। इसमें न्यूसेलस में से आपकी एक मदर सेल बनती थी, वो मदर सेल आपका आगे जाके फॉर्म करता था क्या बेटा, एम्ब्रियो सेक। तो आपका सबसे पहले बेटा मेगा मदर सेल में से अगर डायरेक्टली क्या बन रहा है बेटा आपका, वो डायरेक्टली अगर आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब बीच का प्रोसेस गायब करके डायरेक्टली मेगा मदर सेल से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियोनिन। ठीक है, या फिर मेगास्पोर मदर सेल के बाद आपका डायरेक्टली इंटीग्यूमेंट से, इंटीग्यूमेंट क्या थी आपकी आउटरमोस्ट लेयर थी, अगर वहां से फॉर्म हो रहा है तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं आपका, पॉली एम्ब्रियोनिन। मतलब बेसिकली क्या है आपका, ये एक आपका सीड है, ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आपके बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिन बोल देंगे। अब ये जो आपके एम्ब्रियो सेक है, आपकी किसी भी मेथड से फॉर्म क्यों ना हो, चाहे आपका डायरेक्ट जाइगोट बनाओ, चाहे आपका डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाओ, चाहे डायरेक्ट आपका क्या बनाओ, इंटीग्यूमेंट बनाओ, वो कोई भी मेथड हो सकता है, बट इसके अंदर आपके अगर इतने सारे एम्ब्रियो पाए जाएंगे तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी, पॉली एम्ब्रियोनिन कहलाएगी। ठीक है, देखो इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग, ठीक है, डिप्लॉयड सेल एग, डिप्लॉयड सेल एग की बात क्या हो रही है बेटा, आपकी मदर सेल की बात हो रही है। ठीक है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मतलब विदाउट डिवीजन के थ्रू डायरेक्ट क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, पॉली एम्ब्रियोनिन कहलाती है। ठीक है, इन अदर स्पीशीज जैसे सिट्रस, मैंगो वैरायटीज, न्यूसेलस सेल्स आर सराउंडेड बाय द एम्ब्रियोन। ये आपका एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जो आपके सिट्रस फ्रूट होता है, सिट्रस फ्रूट क्या होता है, आपके खट्टे फल जो होते हैं आपके, ठीक है, जैसे लेमन हो गया, आपके ऑरेंज हो गया, उसकी वैरायटी जितनी भी होती है, सारे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, सिट्रस बोलते हैं। तो सिट्रस की फैमिली हो गई और मैंगो की कुछ स्पीशीज हो गई, वैरायटी हो गई, वो आपका बेटा डायरेक्टली कैसे फॉर्म कर रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से आपका डायरेक्टली न्यूसेलस सेल बना रहा है, बीच वाले पार्ट को गायब करके, जो हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा था उसको छोड़कर आपका डायरेक्टली वो न्यूसेलस सेल से क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियोनिन बोल देंगे, जो कि किसके अंदर होता है, आपका सिट्रस या मैंगो स्पीशीज के अंदर होगा। ठीक है, देन स्टार्ट डिवाइडिंग द प्रोडक्ट इनटू द एम्ब्रियो सेल कॉल्ड एज डेवलपमेंट मल्टीपल एम्ब्रियो विदाउट अ सिंगल ओव्यूल। एक सिंगल ओव्यूल के अंदर आपके बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दिस अकर इन द मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रियोनिन। ठीक है, सिंपल आपको ये डेफिनेशन पूछी जाएगी या फिर आपके ये 2-3 एग्जांपल पूछ जा सकते हैं। ठीक है, अगेन वन वर्ड में ये पूछा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और जो मैंने आपको एपोमिक्सिस में भी फार्मर के अकॉर्डिंग बताया, फार्मर और हाइब्रिड सीड वैरायटी के अकॉर्डिंग, वो सारा ये लिखा हुआ है आपका। देखो सबसे पहले क्या है, एपोमिक्सिस प्रोड्यूस द जेनेटिकली आइडेंटिकल एम्ब्रियो एंड कंसीडर अ टाइप ऑफ क्लोनिंग। एपोमिक्सिस कैसा है आपका, एसेक्सुअल मेथड है, जिसमें आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो आपका आइडेंटिकल एम्ब्रियो को फॉर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, और आपकी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी आगे से ही पास आउट होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर आपकी
जो एपोमिक्सिस सीड होती है वो अपनी वाइबिलिटी को लूज नहीं करता है, आगे कितनी बार भी आप उसे यूज करते रहो। ठीक है, देखो हाइब्रिड सीड क्या करती है बेटा, वो एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड करती है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड सीड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हाई प्रोडक्टिविटी दे। बट इसमें एक्सेप्शन क्या आता है बेटा, हाइब्रिड सीड जो होता है बेटा वो आपका हर साल क्या करेगा, अपने आप की बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है फार्मर के लिए। और आपका जो आपका एपोमिक्सिस होता है बेटा वो क्या करता है, आपका बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं करता है, वो आपका आगे जाके वही वैरायटी को पास आउट करता है। ठीक है, दिस मींस फार्मर कैन कीप यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू राइज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर विदाउट बाइंग द न्यू हाइब्रिड सीड। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड से बचने के लिए आपका ये एपोमिक्सिस मेथड अपनाया गया है, ताकि आपका फार्मर बार बार हाइब्रिड सीड को लेना और उसको कॉस्टली ना पड़े, एक्सपेंसिव ना पड़े। ठीक है, देन एक्टिव रिसर्च, आज के टाइम पे बेटा अभी भी ये टेक्निक चल रही है, आपका इस पे रिसर्च चल रहा है एपोमिक्सिस पे, कि आपकी ऐसी कौन सी वेराइटीज में हम ग्रो कर सकते हैं एपोमिक्सिस मेथड से, ताकि आपके फार्मर को उसमें क्या हो बेटा, ज्यादा उनको प्रोडक्शन मिले और ज्यादा उनको ना हो, क्या कॉस्टली ना लगे। ठीक है ना, फार्मर के लिए अभी तक ये काम रिसर्च पे चल रहा है। ठीक है, तो एक्टिव रिसर्च इज ऑनगोइंग इन मेनी लैबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड इन अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक एपोमिक्सिस ट्रांसफर द एपोमिटिक जीन इनटू द हाइब्रिड वेराइटीज। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, आपका एपोमिक्सिस की जीन को हम हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, आपके हर फार्मर को अवेलेबल मिले हर तरीके की सीड्स के अंदर, ना कि कुछ एक्सेप्शन के अंदर। समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपको अगेन बेटा एक्सेप्शन यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाता है आपका किसमें, एपोमिक्सिस में एंड आपका हाइब्रिड वेराइटीज में। ठीक है, तो फाइनली आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया, चैप्टर आया नहीं आया? कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।